अपने पास जो मेजर कैटेगरी अपन ने कर ली, दैट वाज कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। अब तीसरी कैटेगरी पर आते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो है रिएक्शंस की, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो, देखिए बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखें। अ केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution is called a displacement reaction. ठीक है, डिस्प्लेस का मतलब यहां पर होता है अपनी जगह से हटा देना, उसको किसी और को हटा देना। ठीक है, तो वो होता है जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है BC, ठीक है, वो अपने उसका कंपाउंड है, मतलब एक्वस पानी में मिला रखा है आपने, उसमें आप दूसरा कोई एलिमेंट डालते हो, A, ये इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि ये जो A होता है ना, ये B से ज्यादा ताकतवर होता है, तो ये B को हटा देता है उसके सोल्यूशन से, उसके सॉल्ट में से, और खुद C के साथ जाके जुड़ जाता है, और AC सोल्यूशन बन जाता है और उस बेचारे B को हटा देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये जो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इन विच, लेकिन इसके लिए जरूरी चीज ये होती है कि A जो है वो B से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, वरना नहीं। आप देखो, जैसे मान लो एक चेयर है, ठीक है, एक चेयर है मान लो, उस चेयर पे, ये चेयर जो है, ये सपोज करो ये है, ठीक है, इस पर बैठे हो आप, इस पर आप बैठे हो, आप बैठे हो इसके ऊपर। ठीक है, ये चेयर है, चेयर के ऊपर आप बैठे हो। ठीक है, ये हो गया B, तो आप चेयर पे बैठे हो। अब क्या होता है, कोई मोटा पहलवान आता है, कोई मोटा पहलवान आता है, वो आता है, ठीक है, वो ये A है, समझ लो उसको, ये A वो मोटा पहलवान है, ये आता है और आप कहता खड़ा हो यहाँ से, तो क्या होगा, ये सिचुएशन है रिएक्शन से पहले। ठीक है, तो मजबूरी है आपकी, तगड़ा बंदा है वो, तो होगा क्या कि अब रिएक्शन के बाद आपको तो वो हटा देगा, यू विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द चेयर। आप जहाँ आराम से बैठे हुए थे, एक तगड़ा बंदा आया, उसने आपको इस चेयर पे से हटा दिया, वो खुद आगे बैठ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है ना, और आप जो है बेचारे अलग हो जाओगे, यहाँ से आपको तो अलग कर देगा वो, आप अलग हो जाओगे। ठीक है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कुल मिला के जो मैंने इतनी कलाकारी करी, एक बात समझाने के लिए, एक सिंपल सी बात आपको समझाने के लिए, कि एक नियम आपने देखा डिस्प्लेसमेंट का, समझ आती है बात। ठीक है, एक जना हंसी खेल के अपने बैठा हुआ था बेचारा आराम से कुर्सी पर, ठीक है ना, लेकिन दूसरे ने आके हटा दिया उसको, डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से। ठीक है, तो वो डिस्प्लेस करने के लिए एक जरूरी चीज थी, क्या,
क्या चीज जरूरी लगती है आपको यहाँ? और एक्टिविटी, जो बंदा जो यहाँ पर आकर जिसने हटाया आपको, वो ताकतवर होगा आपसे तभी। अब जैसे मान लो अभी तो अपने ऑफलाइन हो गए, ऑनलाइन हो गए, लेकिन अभी जैसे ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी जल्दी, जैसे भी जब ईश्वर चाहेगा जल्दी से अपन शुरू करेंगे, जैसे सब ठीक होगा, तो जब शुरू करेंगे तो आप आके मान लो मेरे पास चेयर पे बैठ गए। अब क्या हुआ कि आप चेयर पे आके बैठे और जो है मैंने कहा बेटा एक बार आप खड़े हो जरा चेयर पे से, तो क्या है कि उम्मीद करता हूँ कि आप चेयर से खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और मैं बैठ जाऊंगा उस चेयर पे। लेकिन क्या हुआ, एक बाई चांस आप तो 10th वाले, आपसे पहले मान लो कोई 5th क्लास का बैच चल रहा था, वो बच्चा आके कहता है भैया आप खड़े हो जाओ मैं बैठूंगा, तो क्या आप कुर्सी को छोड़ोगे? इमेजिन आप स्कूल में बैठे हो अपनी चेयर पे, और एक 5th क्लास का बच्चा कहता है अरे खड़ा हो भाई अपनी चेयर पे से, मैं बैठूंगा, तो क्या होगा? अरे तो कहेगा जा जा अपना काम कर, आया बड़ा, ठीक है ना। हाँ, यही कोई 12th क्लास का बच्चा कहता है खड़ा हो भाई मैं बैठूंगा यहाँ पर, तो वो क्या होता है, आपको डर लगता है, फिर आप डर के मारे कुर्सी से उठ जाते हो कि कुटाई उठाई ना कर दे मेरी, तो आप जगह छोड़ देते हो, ठीक है। यही आपकी क्लास का ही बंदा आ जाए, मतलब आप बैठे हो और आपकी क्लास का एक बंदा आ जाए, भाई खड़ा हो, तू खड़ा हो मैं बैठूंगा यहाँ पर, तो क्या होगा? सर उसको साथ में बिठा लेंगे। नहीं नहीं, साथ वाली जगह नहीं है ना, एक सर एक जन कोई, है। फिर उसमें तो फिर कोई रिएक्शन में चेंज नहीं होगा ना, अगर इक्वली रिएक्टिव मतलब होंगे नहीं तो। छोड़ोगे ना कुल मिला के आप जगह, आप जैसा अगर आ गया तो कुल मिला के ये है कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो आगे अटैकिंग स्पीशीज होगी उसके लिए वो दूसरे को हटा जरूर देगा, इस बी को बेचारे को हटा देगा, इस बॉय को, लेकिन उसके लिए इस ए को ताकतवर होना जरूरी है। मोर रिएक्टिव, देखो हमने क्या लिखा है, इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उसको उसकी जगह से हटा देता है, खुद जाके आराम से कुर्सी बैठ जाता है। सी के साथ जो है ए जाके बैठ गया, देखो यहाँ पर उस बेचारे बी को हटा के अलग कर दिया, बी को भगा दिया, चल भाग यहाँ से। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ कुछ समझ आई मेरी बात? ऑब्वियसली आपको कार्टून तो बनाने की जरूरत नहीं है, बट जो ये यस पोर्शन सर। आप लिख लीजिए कि भाई जो है ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। यहाँ पे ए और बी की फिजिकल स्टेट्स इसलिए लिख रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत रिएक्शंस में किसी किसी में गैस भी हो सकती हैं, तो जो है अपने मतलब, पर यह है कि बी सी और ए सी जरूर है कि एक्वस ही होती हैं। तो इसमें जो है, आगे बढ़े, यस सर। इसमें जो है आप ये समझें कि एक ही रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पे आपने करनी है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या करते हैं कि एक वेसल लेते हैं हम, एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में पानी डालते हैं, एक कंपाउंड होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है। इस पोर्ट का ये अपने सबसे ज्यादा फायदा है कि जो चीज मैं आपको दिखा सकता हूं वो वहां बोर्ड पे मुश्किल होती है। ऐसा होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है इस तरह का होता है, ब्लू कलर का। इसको अगर आप पानी में मिलाओगे, ये कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है, इसको अगर आप पानी मिलाओगे तो नीले रंग का सोल्यूशन बनता है इसमें, ठीक है ना। जो इसमें सोल्यूशन बनता है वो बनता है ब्लू कलर का, ऐसा ही बन जाता है, ऐसा ब्लू, ठीक है, इस तरह का ब्लू सा कलर बन जाता है। कॉपर सल्फेट एक्वस बनाओगे तो ऐसा रॉयल ब्लू कलर आता है उसके अंदर। ये कॉपर सल्फेट का पाउडर है, उसको पानी मिलाओगे तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर बन जाता है, ठीक सर है। पाउडर होता है, क्रिस्टल्स होते हैं? हाँ क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब पाउडर की छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, देखो आप, है ना। इसको पानी मिलाओगे तो ऐसा ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। तो आप इसमें क्या है बेसिकली, आपने लिया इसके अंदर कॉपर सल्फेट एक्वस, ये एक्वस कॉपर सल्फेट है, अरे दिस इज कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट है। इसके अंदर आप क्या करते हो
इसके अंदर आप एक या दो, मान लो मैं एक बार सिंबॉलिकली एक लोहे की कील बना रहा हूँ, एक लोहे की कील को अच्छे से सैंड पेपर से साफ करके एक लोहे की कील को आप इसमें रख देते हो, कील को, स्क्रू को, जो भी आप चाहो इसके अंदर आप रख देते हो। ऐसा चिपकाना कुछ भी रखना है, नॉर्मली प्लेस करना है। तो मैं तो एक बार यूं खड़ा हुआ दिखा रहा हूँ, इसको इसमें रख देना है बस। तो कम से कम आधे घंटे बाद, एटलीस्ट आधे घंटे बाद, मतलब ये आयरन नेल और कॉपर सल्फेट, यानी कि इसमें हमारे पास जो दो चीज़ें हैं वो क्या क्या है, आयरन सॉलिड, आपको पता ही आयरन का रंग क्या होता है, काला होता है, और कॉपर सल्फेट, मिनिमम हाफ एन आवर। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद देखो तो और भी शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, या चलो एक बार हाफ आवर, मतलब कम से कम हाफ एन आवर होना चाहिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि 2 दिन बाद तो आपको बहुत ही क्लियर नजर आएगा, आधे घंटे में आपको चेंजेस नजर आने लगेंगे। ये जो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ है कि फेरस सल्फेट, फेरस आयरन लिया आपने सॉलिड, और साथ में आपने लिया कॉपर सल्फेट एक्वस। तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप देखो कोई हीट नहीं किया, कोई लाइट नहीं है, कोई आपने इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं दी, अपने आप ही होगा ये रिएक्शन कि आधे घंटे बाद, या आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हो 2 दिन आप इसको पढ़ा रहते हैं और बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फेरस सल्फेट देखा है आपने, फेरस सल्फेट दिखाया था मैंने पहले आपको? नो सर। क्यों? थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं किया था फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का? हाँ, फेरस सल्फेट दिखाया था ना आपको, ग्रीन कलर का होता है। यस सर। यस सर। ऐसे नहीं करना कि पीछे पीछे वाला भूलते जाए, आगे आगे वाला। अब आप समझ लो कल अपन टेस्ट रखते हैं फिर, ठीक है? कल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक की तैयारी करें आप, कल इसका टेस्ट होगा तो भी एमसीक्यू कैसे देना है मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप जानते हो गूगल फॉर्म्स पे होता है, अगर मैं ऐप पे बना सका तो मैं ऐप पे देख लूंगा, ठीक है? ये ऐसा ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट। तो जब आप इसको, जैसे ये मतलब रिएक्शन खत्म हो जाता है ना इसके अंदर, तो ये हल्का हल्का ऐसे पेल ग्रीन हो जाता है पानी में, ये सोल्यूशन का रंग बदल जाता है। आधे घंटे बाद आपको रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, ये आधे घंटे बाद ये चेंज हो जाता है और ये फेरस सल्फेट बन जाता है कॉपर सल्फेट की जगह, जो आपके पास। हाँ जी Sir, after you complete your explanations, then can you please show previous slides which हाँ we have जरूर। done in earlier हाँ classes जी for once? हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, जो आप बता देना जो देखनी हो आपने, है ना? ये फेरस सल्फेट का एक्वस बन जाता है, और जो हमारी कील होती है ना लोहे की, वो उसके ऊपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है सारे में, उसके ऊपर सारे में रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। ऐसी सी, मतलब कील ऊपर से ऐसी नजर आने लगती है, अंदर से तो काली होती है मगर सरफेस के ऊपर इस तरह से लाल लाल सी रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। ये जो कोटिंग है ना, ये सरफेस के ऊपर इसके, ये कोटिंग होती है कॉपर की। कॉपर देखा है आपने? यस सर। ठीक है, तो कॉपर आप, मैंने बताया था वायर्स में आपने देखा हुआ है, तो एक कॉपर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है इसकी सरफेस के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि बनता है FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, इस तरीके से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप अगर कंपेयर करोगे, जैसे मैंने बताया था भाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये जो है आयरन जो है यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है, ये वो पहलवान है जो इस कॉपर को परेशान कर रहा है। जो बेचारा कॉपर है, ये सल्फेट के साथ, सल्फेट समझ लो कुर्सी है, ठीक है, इसके साथ ये कॉपर आराम से बैठा हुआ था बेचारा अपने, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर आयरन डाला, वो पहलवान था, वो ज्यादा ताकतवर था, उसने क्या किया, ये कॉपर को बेचारे को हटा मारा, कॉपर तो हो गया साइड में, और खुद आके लग गया उसके पास, सल्फेट के पास खुद आके बैठ गया कुर्सी के ऊपर। ये सीन है। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Sir, can you please provide us with the reactivity series? कैन यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम? No, sir. Provide us for the reactivity series. ओके, कैन यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम? Yes. प्लीज कीप सम पेशेंस, मुझे वहां पहुंचने दीजिए मेरी बात पे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन लिखो पहले अपने पास,
सर आयरन इज ब्लैक और ग्रे। देखो आयरन को हम आइडियली मतलब ब्लैक बोलते हैं, डार्क ग्रे या ब्लैक बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर नोज़गे में भी पीरियोडिक शुरू हो रहे हैं 10th मई से। Yes, sir. हाँ जी हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप भी अपना सिलेबस भेज दीजिए, क्या क्या आएगा। सर अभी सिलेबस तो कल परसों तक पता चल जाएगा, फिर आपको मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बता देना मुझे ना। ओके सर। ये लिख लिया सबने, बना लिया डायग्राम? Yes, sir. यस सर। ओके, तो फॉर एग्जांपल में क्या है कि एग्जांपल में ये हेडिंग आप डाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन an aqueous solution of copper sulfate and iron. ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं सर ये जो कलर चेंज होगा और मतलब डिपोजिशन होगी आयरन के ऊपर कॉपर की, ये कितने दिनों बाद होगी? बेटा कम से कम मतलब अगर सही से रिजल्ट देखना है तब तो उसमें 2 दिन में आपको सही से दिखेगा, नहीं तो आधे घंटे में रिजल्ट्स आने लग जाते हैं आपको। मतलब थोड़ी देर रखना पड़ता है, 1-2 दिन आप रखेंगे तो बहुत बढ़िया से दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट रिएक्शन डालते ही कुछ हो जाता है, स्लो होता है मगर धीरे धीरे हो जाता है। Sir, once can you please show the previous slide? विच वन बेटा? Sir, 35th? sir, I don't remember, sir, but can you please show it? What do you want to see बेटा? Sir, I wanted to see that when we have done the test for oxygen. Test for oxygen thermal decomposition of lead nitrate. Okay. Why don't you see those recorded lectures with you? Sir, I didn't got it, sir. Because they are available in Wisdom Classes app. है ना, these lecture recordings are available in the app. आप कभी भी उसको देख सकते हो, ठीक है ना? Okay, sir. This is the test for oxygen. Sir, can you please scroll it more down? हाँ जी, Sir, can you scroll it down? down. Sir, directly this page only comes after the test for oxygen. After test for oxygen क्या चीज़ है? I was asking for that, sir. मतलब सर मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट ऑफ फॉर ऑक्सीजन के बाद भी आपने मतलब कुछ और करवाया है, इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले और टेस्ट फॉर ऑक्सीजन के बाद आपने कुछ करवाया होगा। कुछ नहीं बेटा, ये देखो 30th स्लाइड ये रही और 31st में ये आ गया। Okay, sir. ठीक है, And sir, can you show the next slide also? Thank you, sir. So now you can continue. हाँ जी बेटा, from today onwards you go through those lectures बेटा, है ना, this wastes our time a lot. तो आप जो है ऐसे सभी अलग अलग पूछेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। सो प्लीज डोंट माइंड, बट यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू दोस लेक्चर्स। हर लेक्चर डेट वाइज है उसके अंदर, तो सभी के लिए है। इफ यू समहाउ समडे इफ यू मिस अ लेक्चर, तो अभी जैसे अपने सारे जो लेक्चर लिए ना डेट वाइज, कल तक के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है विजडम क्लासेस में। तो यू जस्ट डाउनलोड दैट विजडम क्लासेस ऐप, उसमें आप एनरोल्ड हैं और आप जो है उसमें जो भी आपका लेक्चर अगर मिस हुआ है ना तो उसमें आप देख लो, ठीक है ना। जैसे आप उसमें भी साइड में ये चलती हैं, जैसे मैं आपके बात आता हूँ, जैसे आलस क्या रह जाता है बेसिकली, हम आलस के कारण ऐसा करते हैं कि यार कौन तो लेक्चर को पूरे को देखेगा, तो आप उसको देखो। अब जैसे यहाँ पर साइड में मान लो आपने लेक्चर शुरू किया
उसमें मैं जो 25th वाली मान लो स्लाइड चला रहा हूँ तो वो हाईलाइट होगी, तो आप और उसको फॉरवर्ड कर लो, आपको 29 स्लाइड देखनी है, आप उस पर वहां तक वीडियो को ले जाओ, है ना। सो यू कैन मैनेज ऑल थिंग्स, इस तरह से करो आप, तो थोड़ा बेहतर रहेगा, हम सबका समय बच जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि इसमें करते क्या है, देखिए क्या है, वी टेक an aqueous solution of copper sulfate. In a beaker. This solution is blue in color. We place a clean iron nail, काले रंग की आयरन नेल होती है, in this solution. After some time, मतलब मिनिमम हाफ एन आवर, ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार ना एग्जाम में, बड़ा उस टाइम हमारे वो मचा था कि भाई ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन, तो मुझे ध्यान है उस टाइम का, तो एक था कि मिनिमम कितने देर आपको रखना चाहिए ताकि कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस आए इसमें, तो वो अलग अलग ऑप्शन दिए थे, उसमें जो बेस्ट सूटेबल आंसर है ना वो कम से कम हाफ एन आवर आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो मैं आपको बीच बीच में बातें बताता हूँ ना, वो ऐसी बातें हैं जिनके सवाल आए हुए हैं पहले और कंट्रोवर्शियल रहे, कई बार बड़ी परेशानी होती है उनके डिसीजन लेने में, तो वो जो है उनके नतीजे आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कम से कम आधा घंटा इसमें रखना पड़ता है टू गेट सम प्रॉपर ऑब्जर्वेबल चेंजेस, नहीं तो 2 दिन बाद तो खैर आपको बढ़िया दिखेगा ही दिखेगा इसके अंदर। आफ्टर सम टाइम, मिनिमम हाफ एन आवर, वी ऑब्जर्व दैट the blue color of solution changes to pale green, हल्का हल्का सा हरे रंग का हो जाता है, एंड ए रेडिश ब्राउन coating is deposited on the surface of iron nail. ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया? No, sir, wait for 2 minutes. हाँ, ओके ओके ओके। Excuse me, sir. हाँ जी बेटे। Sir, yesterday we have written the example of electrolysis of water. So, sir, in that we got to know that oxygen gas is produced as the product. So, sir, now we are facing the problem. Now we are facing the problem of oxygen in some of the areas of India. So, sir, why don't they produce oxygen through this process? देखिए, you can produce it as far as this production is there. This is on what? This is on a very small scale, experimental scale. But when you want to produce it on large scale, okay, then it requires a large volume of water, and water is also very much required, and then it needs a large amount of electricity. For that too, what you need electrical production is somewhere due to nuclear energy, somewhere it's due to thermal energy, कोयला जलाना पड़ता है, so it requires big things, है ना।
तो रादर देन दैट उसको हम क्या करते हैं, दैट व्हाट वी डू इज वी मैन्युफैक्चर ऑक्सीजन बाय कंप्रेसिंग एंड कूलिंग एयर, दैट इज अ बेटर मेथड। ऑल्दो ये भी कर सकते हैं बट जो है वो बेटर रहता है, कंपैरेटिवली चीपर रहता है। अगर आप मान लो किसी को आज हम लगाते हैं, किसी को आज ऑक्सीजन देना पड़ता है, तो ही और शी विल हैव टू पे फॉर ऑक्सीजन, है ना। तो वो कम से कम हम जो बनाएंगे तो हम हमारा कॉस्ट भी तो लगेगा ना उसके अंदर, तो हम उससे वो चार्ज करेंगे। तो वो कॉस्ट हमारा बनाने का ही इतना ज़्यादा आ जाए कि सामने वाले को पे करने में ही प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ बनाता नहीं कोई। आप एक चीज़ भी समझो कि कमर्शियल लेवल पर जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं वो की जाती हैं जो इकोनॉमिकली वायबल होती हैं, यानी सामने वाला उसको खरीद भी सके, तभी वो जो है कामयाब होती हैं, तभी वो बनाने वाले को फायदा। क्योंकि जो भी चीज़ बनाई जाएगी इट नीड्स रॉ मटेरियल्स, इट नीड्स लेबर, इट नीड्स एक्सपेंडिचर, इट नीड्स मशीनरी, तरह तरह के उस पर खर्चे होते हैं। अपन कोई बाजार से अगर बनी हुई शर्ट भी लेकर आते हैं तो उसका पैसा लगता है। क्यों पैसा लगता है? क्योंकि उस शर्ट पे अपने को वो खाली सामने वाला ने ये नहीं कि उसने उसने बस उसका जीरो आया शर्ट और उसने सारा पैसा कमा लिया, नहीं। उसने अगर हमसे 500 लिए तो हो सकता है उसको 490 की उसको आई। अब 490 की उसको क्यों आई हो? क्योंकि उसने 10 रुपीज मार्जिन लिया, बाकी 490 उसका बनाने का कॉस्ट, स्टिचिंग की लेबर देना, ठीक है, थ्रेड आएगा उसके लिए, उसके कॉस्ट आती है, बटन्स की कॉस्टिंग आती है, उसमें और सामान लगता है कॉस्टिंग आती है, कपड़े की कॉस्टिंग आती है। तो ये जो हम बात करते हैं ना कि ऐसे हमें ऐसे कर लेना चाहिए, तो ये थोड़ा सा क्या होता है एक्सपेरिमेंटल लेवल पे इट्स ओके, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे बनाना, नो डाउट इस फिनोमेना पे भी काम करते हैं, लेकिन क्या है कि जो इसको बहुत लार्ज स्केल पे अगर हम बनाना चाहें तो वाटर से बनाना इतना वायबल नहीं होता। क्योंकि वाटर से क्या है कि वाटर भी तो हमारा खत्म होता है ना इससे, यू आर डिकम्पोजिंग वाटर, और वाटर भी हमारा एक बहुत रिक्वायर्ड मतलब नेचुरल रिसोर्स है, तो ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, एयर से आप करते हैं तो इफ यू प्लांट ट्रीज यू कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑक्सीजन, आप कर सकते हैं, वो एटमॉस्फेयर अपने आप को रीजनरेट करता रहता है। लेकिन वाटर तो जो हमारा है वही साइकिल में जो है वही है हमारी अर्थ पे, वो कोई ज्यादा जनरेट नहीं होने वाला, ये प्रॉब्लम है ना। तो Yes, sir. चलिए, हाँ जी, तो अब आगे बात करते हैं। देखो अब इसमें क्या है कि जो कलर चेंजेस आए, आपको क्वेश्चन आता है। हाँ जी बोलो बेटा। सर आपने क्या था कि नेल को पहले पॉलिश करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, फिर डाल सकते हैं, उसे हाँ, साफ करने की क्या जरूरत है? देखो लोहे की कोई भी चीज़ होती है ना, अगर वो पड़ी रहती है ना हवा में, तो उसके ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे ये पहले से ही जंग डिपोजिट हो जाता है। जंग लगा होता है ना लोहे पे, लगा ही होता है। यस सर। आप देखना अपन अपने लोहे की चीज़ें अपन सारी पेंट करके रखते हैं, अपने बाहर मेन गेट होता है जो लोहे वाला, उस पर अपन पेंट करवाते हैं। नहीं करवाओ ना तो लाल लाल सा हो जाएगा सारा, काले की जगह वो, क्योंकि वो रस्टिंग होगी, उसकी हवा से एक्सपोजर, हवा पानी से एक्सपोजर होती है, आयरन में रस्टिंग हो जाती है। तो आप समझे कि रिएक्शन कहाँ पर होगा इसके अंदर, इस रिएक्शन में रिएक्शन वहां होगा जहां पर आयरन जो है कॉपर सल्फेट से टच करेगा, टकराएगा, वहीं तो रिएक्शन होगा। तो वहां टकरा ही नहीं पाएगा अगर, क्योंकि उसके ऊपर जो है रस्ट की लेयर डिपोजिट होगी, तो फिर वो रिएक्शन हो नहीं पाएगा प्रॉपर। तो उसको करने के लिए इसमें भी पहले आपको एक सैंड पेपर लेना पड़ेगा, उस सैंड पेपर से रगड़ के स्कील पे से आपने कोई भी रस्ट अगर लगा उसको उतार देना है, ताकि अंदर का क्लीन आयरन एक्सपोज हो जाए, तब रिएक्शन हो पाएगा। क्योंकि आयरन ने रिएक्शन करना है, और रस्ट होता है फेरिक ऑक्साइड, वो रिएक्ट नहीं करता, वो पैसिव होता है। ठीक है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हाँ ये पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में क्यों, मतलब हर चीज अपन लिखते नहीं, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ हर बात आपको लिखवा दूं, लेकिन अब एटलीस्ट अब आप खुद भी जवाब दे सकते हो कि अगर कल को एग्जाम में आ जाए कि भाई यू नीड टू क्लीन द आयरन बिफोर इन दिस पुटिंग इन दिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, व्हाई? सो आप लिखोगे बिकॉज इट इज कवर्ड विद एन, इट माइट बी कवर्ड विद अ पैसिव लेयर ऑफ फेरिक ऑक्साइड, so to remove that layer of oxide, that is rust, we need to clean it with the sandpaper, हम उसे sandpaper से सर ये आपने बताया हुआ है शायद। हाँ जी, सर ये वाला आपने बताया हुआ है। वो मैग्नीशियम के केस में बताया था। यस सर, मैग्नीशियम वाला। हाँ, तो वैसे ही आयरन के साथ भी हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है ओके। कि इसमें क्या आती है, ऑब्जर्वेशंस जो है आपने क्या करी है कि कलर जो है वो पेल ग्रीन हो गया है, और जो कील है उसके ऊपर जो है रेडिश ब्राउन कोटिंग डिपॉजिट हो गई है। दी solution becomes pale green due to formation of ferrous sulfate, and the reddish brown coating
deposited on iron nail is of copper. वो कॉपर की होती है. In this reaction, iron being more reactive than copper displaces copper from its salt solution. Hence, this is an example of a displacement reaction. ये displacement reaction का example होता है. अब यहां पर बात ये आती है आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो अब जो आपने सवाल पूछा था उस पर अपन जाएंगे, जिसके लिए मैंने कुछ मिनट मांगे थे आपसे, कि यहां पर आयरन जो था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था. तो ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, हमें कैसे पता लगे भाई? हमें क्या सपना आ रहा है कि भाई ये जो ज्यादा रिएक्टिव है? हमें क्या पता लगे जो है मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो क्या है कि साइंटिस्ट ने जो दुनिया भर में है, उन्होंने कईयों ने रिएक्शन करवाए, इनके अलग अलग मेटल्स लिए या एलिमेंट्स लिए और उनके जो है सॉल्ट सॉल्यूशंस बनाए, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट डाला और देखा रिएक्शन होता है कि नहीं होता और कितनी तेजी से होता है. इस तरह पर क्या हुआ कि उन्होंने एक सीरीज बना के दी है हमें एलिमेंट्स की, उसको एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं. उस एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है उसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है. जो सबसे ऊपर है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है. तो उससे हमें पता लगता है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकेगा. तो देखिए, दी रिलेटिव रिएक्टिविटीज, इसमें वैसे सारे मेटल्स ही होते हैं आमतौर पे, एक हाइड्रोजन को छोड़ के, कैन बी determined by the following activity series. जो जितना ऊपर है इसके अंदर वो उतना रिएक्टिव है, उतना एक्टिव है. ठीक है, तो मैं अब आपको एक एक्टिविटी सीरीज याद करवाऊंगा और उस एक्टिविटी सीरीज जो है आपको जो है याद करना पड़ेगा, मतलब कि इसके अंदर कैसे जो है रिएक्टिविटी का रिलेटिव ऑर्डर आता है आपके पास. ठीक है, ये लिख लें आप, तो बता देना, मैं आगे बढ़ता हूं. डन. चलिए, तो आप तो कंटिन्यूटी में लिखना, मैं अब आपको याद करवाता हूं. सर एक बार पीछे वाली साइड चला दो. हाँ जी, हाँ जी, लो. डन सर. डन सर. ओके जी, ठीक है. तो ये सीरीज है एक्टिविटी सीरीज. इसमें जो है सबसे पहले नाम आता है पोटेशियम.
मतलब नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी कम होगी इसमें। सबसे रिएक्टिव पोटेशियम। सर इससे ज्यादा कोई रिएक्टर नहीं होता? नहीं, सबसे रिएक्टिव देखो, वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स की एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो तो हम 12th में कराते होते हैं, 11th-12th में। तो अभी तो आपको सिर्फ ये एक्टिविटी सीरीज के उनमें से कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स आपको बताएं जो आपके लेवल पर आपको आने चाहिए, ठीक है। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम। सर कैल्शियम इज अ मेटल और नॉन मेटल? मेटल, मेटल। सर मरकरी इज Hg? हाँ जी, Hg। सर इसमें 10 नहीं लिखना? हाँ जी, सर 10, हाँ जी। सर 10 मेटल नहीं लिखना? ना, जितने अपने एनसीईआरटी कहती है अपने वही लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। तो आप ये समझिए कि इसमें ना ऊपर से नीचे जाते हुए, इसमें ऊपर से नीचे जाते रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। मतलब ये समझिए कि मतलब ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है ना। नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। सर हाँ जी, सर मरकरी का केमिकल नेम क्या होता है? देखिए इन सबके अपने अपने जो है ना केमिकल नेम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जहां जहां पर आपका जो नेम मैच नहीं करता, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका सिंबल मैच नहीं करता, वहां वहां क्या होते हैं, उनके नाम होते हैं। तो वो लैटिन नेम्स जो हैं वो अपनी यूज़ करते हैं। सोडियम के लिए जो है आप उसमें जो नाम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, Na लिखते हैं, नेट्रियम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे मरकरी की बात करते हैं तो हाइड्राइजिरम होता है, मतलब HYDRARGYRUM, हाइड्रार्जिरम होता है इसका नाम। गोल्ड जैसे होता है तो उसका ऑरियम होता है, सिल्वर का अर्जेंटिनम होता है, इस तरह के नाम होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी क्या है कि इसमें एक तुकबंदी बताता हूं आपको याद करने की। मर्जी आपकी, जैसे मर्जी आप याद करना। मैंने जैसे मेरा तरीका रहता है, एक मैं आपको बताता हूं। जैसे इसके पहले पहले अल्फाबेट हैं वो आप उठाइए। जैसे तो इसमें क्या होता है, पी से पॉपुलर, एस से साइंटिस्ट। ये जरूरी नहीं आप ऐसे ही याद करो, मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। कैल्शियम के लिए पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक
a zoo in low humid country more simple and satisfactorily. नहीं, आप इसमें लिखेंगे गोल्ड के लिए, एक मिनट, मोर ऐसे लिखिए satisfactorily and good, ऐसे. Popular scientists can make a zoo in low humid country more satisfactorily and good. तो ऐसे अगर आप याद करना चाहो तो इससे क्या होता है, पहला पहला अल्फाबेट जो आपने लिया वो पहले पहले अल्फाबेट से आप एलिमेंट के नेम आप याद कर सकते हो. पॉपुलर, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्युमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन. ठीक है, उसके बाद L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, M फॉर मर्करी, S फॉर सिल्वर एंड G फॉर गोल्ड. Popular scientists can make a zoo in low humid country more satisfactorily and good. तो इससे आपको पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है. अब जैसे, चलो आप एक मिनट लिख लो फिर बात करते हैं. लिख लिया? Yes, sir. ओके. तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी जो अपन ने रिएक्शन किया उसमें कौन कौन से दो मेटल्स इन्वॉल्व थे? कॉपर, आयरन, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन. इसीलिए आपने जो रिएक्शन करवाया तो आयरन ज्यादा ताकतवर था. आयरन ने क्या किया कि जब आपने कॉपर सल्फेट में डाला तो जो है आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा बाहर निकल गया. ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए मैं उल्टा करता, मान लो मैं कुछ कॉपर के टुकड़े फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डालता तो क्या होता? क्या कॉपर में इतनी ताकत थी कि आयरन को हटा सके? तो No, क्या sir. होता? No, sir. हो रही है, There will be no change. कोई चेंज नहीं होगा. कॉपर बेचारा नीचे आता है, वो तो इतनी ताकत ही नहीं है कि आयरन को हटा सके. अब जैसे मान लो इसमें से मैं कुछ भी उठा सकता हूँ. जैसे मान लो मैंने कैल्शियम और मान लो इधर से मैंने जिंक उठा लिया. ठीक है. तो अगर मैं कैल्शियम डालता हूँ जिंक सल्फेट में या जिंक डालता हूँ कैल्शियम सल्फेट में, कौन सा रिएक्शन संभव है? सर फर्स्ट वाला. Sir, second one. Sorry, sir. कौन सा First one. reaction First one. possible है? First सर one. फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला, क्योंकि कैल्शियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है. ये कैल्शियम जिंक को हटा मारेगा, लेकिन इस जिंक में इतनी ताकत नहीं है कि वो कैल्शियम को हटा सके. Sir, what will happen if two metals are equally reactive? तो वो केस आ गया कि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आप चेयर के ऊपर बैठे हैं और आपका दोस्त 10th क्लास का कहता है खड़ा हो तू, मैं बैठूंगा, तो क्या होगा? No reaction will take नो place. रिएक्शन. अगर मान लो आप एल्युमिनियम डालते हो एल्युमिनियम सल्फेट में, there will be no reaction. बोलिए, समझ आ रही मेरी बात? Yes, sir. अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं.
एक ना एक्टिविटी है इसको लेकर अपने उसमें क्या करते हैं कि आपको ना 16 टेस्ट ट्यूब्स देते हैं। उन 16 टेस्ट ट्यूब्स में आपको क्या करके देते हैं कि जैसे आपको देते हैं उसमें एल्युमिनियम सल्फेट, एक तो एक्वस सॉल्यूशन, एल्युमिनियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन आपको 4 टेस्ट ट्यूब में डाल के दे देते हैं। ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डाल के देते हैं। ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब में आपको फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डाल के देते हैं और 4 टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डाल के देते हैं। ठीक है, और आपको 4 मेटल्स पाउडर्ड फॉर्म में देते हैं, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, पाउडर्ड फॉर्म में छोटे छोटे पीसेस इनके। तो अब आपने करना क्या है, जैसे मान लो ये स्लॉट है, मान लो सपोज करो यहां पर से इस स्लॉट पे, हर स्लॉट में आपने टिक या क्रॉस लगाना है जहां रिएक्शन होगा। मतलब आप क्या करेंगे, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट 4 टेस्ट ट्यूब में लिया है ना, तो उसमें क्या करेंगे, एक में आप जैसे एक में आप एल्युमिनियम का टुकड़ा डालेंगे, एक में जिंक का टुकड़ा डालेंगे आप, एक में आयरन, एक में कॉपर, और देखेंगे रिएक्शन होता है कि नहीं होता। जिंक सल्फेट की 4 टेस्ट ट्यूब है, उसमें भी एक में एल्युमिनियम, एक में जिंक, एक में आयरन, एक में कॉपर। फेरस सल्फेट की 4 टेस्ट ट्यूब है, उसमें भी 4 मेटल्स, और इस तरह से कॉपर सल्फेट में भी 4 मेटल डालेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ रिएक्शन होता है और कहाँ कहाँ रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये जजमेंट करना है। ये 16 एक्सपेरिमेंट्स हो गए, 16 एक्सपेरिमेंट्स हो गए डिस्प्लेसमेंट के, जिसमें रिएक्शन होगा कि नहीं होगा आपको जज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, ये यहां पर आपको टिक या क्रॉस लगाना है। ये किन 2 चीजों के बीच में रिएक्शन है, आयरन एंड कॉपर सल्फेट। आयरन एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है ना, इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि ये स्लॉट में मैंने आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन लगवाना है। तो बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा। सर होगा। क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये तो हम कर चुके हैं। तो बाकी के 15 स्लॉट्स आप भरें, जहां आपको लगता है रिएक्शन नहीं होगा वहां क्रॉस लगा दें, जहां आपको लगता है जो है रिएक्शन होगा वहां टिक लगा दें। 2 मिनट देता हूं आपको, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। और यहां तक का कल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका। सर हाँ जी बेटे, सर कल आप टेस्ट कैसे लोगे? मैं बता दूंगा सारा कुछ आपको, ग्रुप में शेयर कर लूंगा कैसे करेंगे। ठीक है सर। अभी जब तक ऑनलाइन है तब तक तो एक बार एमसीक्यू टेस्ट ही लेंगे, फिर जब ऑफलाइन होते ही फिर अपन जो है टेस्ट का प्रोसेस जो है वो कर देंगे शुरू। चेक कर लिया, आंधी आ रही बात एसी का रिमोट एसी लाइट ही की बेटा, नेट भी चला गया? नेट तो चल रहा है।
कर लिया आपने कोशिश? यस सर, डन। यस सर। ओके, तो अब देखो क्या है कि एल्युमिनियम में एल्युमिनियम सल्फेट डालोगे भाई कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो अपन वहां से रिएक्टिविटी सीरीज से ना अपन एलिमेंट्स अपने उठा लें, कौन कौन से थे। वो थे पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंट्री, ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, बात अपने दिमाग में चाहिए। जो जो ऐसा क्वेश्चन में जो दिए हो उनको पहले दिमाग में तो रखो भी कौन कौन से हैं। सो अब एल्युमिनियम में एल्युमिनियम सल्फेट कोई रिएक्शन नहीं होगा। एल्युमिनियम सबसे रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम वाले में तो किसी में रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ना तो उसको जिंक हटा सके एल्युमिनियम को, ना आयरन ना कॉपर। फिर आते हैं जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट ये नंबर 2 पर है, तो इसको एल्युमिनियम तो हटा देगा, है ना? क्यों भी सही कह रहा हूं? यस ठीक है, सर। यस एल्युमिनियम जो है जिंक सल्फेट को हटा देगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और जिंक बेचारा साइड में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होगा ना यहाँ पर, ना तो जिंक को हटाए, ना आयरन और कॉपर में बेचारों में इतना दम के जिंक को हटा सके। फिर आते हैं फेरस सल्फेट में। फेरस सल्फेट को एल्युमिनियम उठा के पटक देगा, जिंक भी उठा पटक देगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कोई रिएक्शंस नहीं होगी। और सबसे बेचारा गरीबदास कॉपर सल्फेट, तो कॉपर को तो ये एल्युमिनियम भी उठा मारेगा, ठीक है ना, ये जिंक भी फेंक देगा, आयरन भी उठा फेंकेगा, सिर्फ कॉपर में कुछ नहीं होगा, तो वो बात अलग है। ठीक? यस सर। यस सर। यस सर। इतना आप तैयार करें, कल इसके टेस्ट की तैयारी कर लें, ठीक है। सी यू टुमारो। ओके सर, बाय। बाय। सर आप ये लेक्चर कब अपलोड कर दोगे? कर दूंगा 8 बजे के बाद, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके।